भवेश जी जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर के क्या-क्या सवाल उठाए गए? जजेस की तरफ से क्या सवाल पूछे गए, क्या जिज्ञासाएं रहीं और चुनाव आयोग की तरफ से क्या बातें कही गई? संक्षेप में। जी, ये तो आपको मालूम ही है कि ईवीएम पर बहुत पहले से मामला चल रहा था। ईवीएम पर संशय है, जनता को अविश्वास है और इसलिए ईवीएम की जो है पर्ची कम से कम गिनी जानी चाहिए। ये एक सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया, क्योंकि इस सवाल को सुप्रीम कोर्ट से पहले जब आयोग के पास रखा गया तो आयोग ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था, क्योंकि ये मुख्य रूप से आयोग की जिम्मेदारी है कि अगर जनता में किसी चुनाव प्रक्रिया को लेकर अविश्वास है तो उस पर कुछ एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो चुनाव आयोग का रुख रहा है उससे साफ हो गया था कि चुनाव आयोग अपनी ओर से कुछ करने वाला नहीं है, तो लिहाजा ये लोग अदालत गए और इस बारे में कई तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। और अभी सब सुनवाई शुरू हुई तो सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहने की कोशिश की कि ये चुनाव के वक्त ही ऐसा मामला क्यों आता है। तो इस पर जो है इस पर यह भी बात आया कि ये चुनाव के वक्त नहीं है, और खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने इस बात को कहा कि नहीं, ये चूंकि पहले से हमारे पास मामला था इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये चुनाव आयोग ने ये मामला किया है और ये मतलब चुनाव को देखकर ये याचिका दाखिल की गई है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरा, जो संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता इस मामले को देख रहे थे उसके सामने आज चुनाव आयोग ने अपना तर्क पेश किया। उन्होंने कहा कि वीवीपैट के जो जो पर्ची निकलती है उसका मिलान करके गिनती करना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो पर्ची एक शॉर्ट टाइम के लिए क्रिएट होती है। वो उसके बारे में कहा गया फ्लैश रिकॉर्ड वो है एक, तो उसकी पर्ची बहुत पतली है और क्या इस तरह का एक लॉजिक दिया गया। और बहरहाल इस मामले में जो संतोषजनक उनकी ओर से जवाब नहीं था तो इसलिए अदालत ने अगली तारीख लगा दी है, अपने इस बारे में एक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। चुनाव अब देखिए, वोटिंग कल होना है, पहले दौर का मतदान कल होना है और उससे पहले इस मामले का आना और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि यह मौलिक अधिकार है, जनता को यह अधिकार है कि वो आश्वस्त रहे कि ये जो वोटिंग कर रहे हैं, वो जो वोट दे रहे हैं वो उन्हीं को जा रहा है जिसको वो वोट कर रहे हैं। लेकिन अदालत का ये भी रुख था कि भाई बहुत ज्यादा हर बात में संशय करना, शक पैदा करना या शक करना कि कोई ठोस उसका आधार नहीं है। तो ये अप्रोच है। अब देखना है कि अदालत ने चूंकि फैसला सुरक्षित रख लिया है तो किस तरह का सवाल सामने आता है। और देश की जनता के सामने ये चुनाव के पहले, ठीक वोटिंग के पहले ईवीएम से एक उम्मीद जगी थी। कल भी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो एक दर्शक ने हमारे उसमें कमेंट किया था और उससे उम्मीद थी कि 100% सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कि वो 100% इस बारे में सरकार को या आयोग को निर्देश जाएगा कि आप वीवीपैट की गिनती करवाइए और उसके बगैर जो है ये चुनाव नहीं होगा। लेकिन अब फैसला सुरक्षित रख लिया है तो ऐसा तो संभव नहीं है। अब हमें इस बात की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि पहले चरण का मतदान तो किसी और तरीके से हो जाएगा, उसमें वीवीपैट का मिलान नहीं होगा और बीच में सुप्रीम कोर्ट कोई इंटरवीन करके सेकेंड और थर्ड फेज में या उसके बाद के किसी फेज में बीच में कोई फैसला दे दे। तो ऐसा लगता है कि फिलहाल जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के तहत ये चुनाव गुजर जाएगा, 2024 का चुनाव जो बहुत ही अहम है और जो बहुत ही क्रूशियल है। जी, हालांकि कई लोग ये कह रहे हैं कि काउंटिंग तो 4 जून को होनी है और अगर अदालत चाहे तो कह सकता है। लेकिन सवाल यही है कि जो चुनाव आयोग ने ये मामला फंसा दिया है कि भाई उन्होंने जो मशीनें खरीदी हैं तो उनमें वो बहुत ही कागज उसका बहुत पतला है और वो ज्यादा देर तक वो टिकता नहीं है, वो खाली शीशे से देखने के लिए है। और वो कितना, बहरहाल उन्होंने एक जो व्यावहारिक कठिनाई बताई है। फिर भी मैं एक सवाल और उठाना चाहता हूं कि नागेन जी, ये जो रिट हैं, ये जो हैं, ये कम से कम साल भर पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने फाइल किया था और कई बार सीनियर वकीलों ने इसको मेंशन किया कि भाई इसको सुनवाई होनी चाहिए, जल्दी सुनवाई होनी चाहिए।
एक तो ये मसला है, हुई नहीं सुनवाई, बिल्कुल ऐन मौके पे हुई जबकि चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गया। और आमतौर पे होता यह है कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जनरली कोई हस्तक्षेप फिर बीच में नहीं करते हैं। तो अब क्या फैसला आएगा ये तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये हमारे अधिकार में भी नहीं है, देखा जाएगा। तो एक तो देरी जो हुई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, और दूसरा ये है चुनाव आयोग का रवैया कि देश भर में तमाम आंदोलन चलते रहे कि भाई इस पे लोगों का विश्वास नहीं है, जो मतदाता है, जो मालिक है पूरे इस देश के डेमोक्रेटिक उसका, बहुत सारे लोगों को एक मन में शक है और बातचीत होते ही लोग इस बात को छेड़ देते हैं कि ईवीएम है तो खेल हो सकता है। लेकिन चुनाव आयोग से जो अपोजिशन पार्टीज का डेलीगेशन मिलना चाहते थे इस बिंदु पर कि अपनी आशंकाएं हम उनको बताएं, और चुनाव आयोग मिलने के लिए तैयार नहीं, तो इन दोनों बातों को आप जोड़ के कैसे देखते हैं? रामदत्त जी, पहली बात तो ये कि ये सिर्फ ईवीएम और वीवीपैट का मामला है नहीं, ये पूरी तरह सिस्टम पे भरोसा खो देने का मामला है। जनता का भरोसा पूरे सिस्टम से खो चुका है और इस भरोसे की वापसी का मामला है। ये सिर्फ एक गिनती का मामला नहीं है। ये इस वीवीपैट की गिनती के साथ उस पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर, पूरी व्यवस्था पर भरोसा लौटने का एक वो है जिसको टॉप प्रायोरिटी पे किया ही जाना चाहिए। इस मामले में अगर देखिए कि 1 साल हो चुके हैं, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर शक नहीं करता हूँ, वो करना भी नहीं चाहिए हमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले को प्रायोरिटी पे क्यों नहीं सुन पाया, इसको ये एक चिंता का मामला है। और ये भी नहीं है कि वहां पर फाइल दब गई हो कोई, बार बार उनको रिमाइंड किया गया है, बार बार इस पर रिमाइंडर्स गए हैं, सीनियर वकीलों ने इस पर बात की है, सारा कुछ हुआ है। ये मामला दरअसल सत्ता की उसी जिद का मामला है कि हम जो कर रहे हैं वही अंतिम सत्य है और इसमें कोई संशोधन की गुंजाइश नहीं है। ये मैं बार बार इसको इस रूप में उठाता हूँ कि भाई आप ये देखिए कि 90s में जब एक दौर था और भरोसा चुनाव आयोग पे उठ चुका था, चुनाव प्रक्रिया पे उठ चुका था, तमाम चीजें थी, उनको विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। तब टीएन सेशन का अवतार हुआ था, अवतार सामने आया था, एक नया अवतार सामने आया था चुनाव आयोग का, वो टीएन सेशन थे। और वो एक टर्निंग पॉइंट था जब चुनाव आयोग को जाना हम लोगों ने, मतलब जनता ने चुनाव आयोग नाम की संस्था को जाना कि ये भी कोई संस्था होती है। और टीएन सेशन ने बहुत मजबूती से एहसास कराया। हम उन दिनों बिहार में थे और भवेश भी वहीं पर थे। हम लोगों ने पूरे देश में इस चीज को महसूस किया और खासतौर से हमने बिहार में महसूस किया कि निर्वाचन आयोग के होने का मतलब क्या होता है, बहुत करीब से देखा। आज की तारीख में निर्वाचन आयोग जिस तरह से रिजिड रवैया अपनाए हुए है, आप सोचिए कि आज सॉलिसिटर जनरल ने जो तर्क दिए हैं वो कितने बोथरे तर्क हैं। वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बिहेव कर रहे हैं। उनको ये एहसास ही नहीं है कि जनता का भरोसा हमें कैसे दोबारा लेना है। आप ये देखिए, अभी जो भवेश कह रहे थे, हम लोगों को जो मुझे लगता है कि कल की वोटिंग से इस आदेश का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वीवीपैट तो एक अस्थायी व्यवस्था है और सारी मशीनों में है, इनबिल्ट है वो। लेकिन और वो सुप्रीम कोर्ट अगर 15 दिन बाद भी आदेश दे, चाहे 30 मई को आदेश दे, ये बाध्यकारी होगा और ये बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट हो सकता है। लेकिन इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश नहीं दिया तो वीवीपैट की शुचिता का जो मामला जो हम लोगों को समझ में आ रहा है, जब तक वो पर्ची हमारे हाथ में आके बक्से में नहीं जाएगी तब तक वीवीपैट की ट्रांसपेरेंसी समझ में नहीं आएगी। आज उन्होंने एक बहुत भोथरा सा एक तर्क दे दिया, मतलब वो मेरे लिए इतना हास्यास्पद है, हम सबके लिए, मतलब जिसने भी सुना होगा बहुत हास्यास्पद है कि वो बहुत पतली पर्ची होती है, बहुत चिपचिपी सी होती है, चिपचिपी सी होती है। आप सोचिए कि वो चिपचिपी सी होती है तो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते आप। ये इतना खोखला और इतना भोथरा तर्क है जो इसलिए भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वीवीपैट की गिनती तो हो रही है, 5 चाहे मशीन 5 पहले भी, हाँ, चाहे 5 की हो रही हो। इसका मतलब आप अपने ही सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं कि चिपचिपा कह करके। और ये सुप्रीम कोर्ट ने इसकी नोटिस ली होगी, ये मुझे लगता है। मेरी चिंता सिर्फ ये है कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम एक बीच का आदेश दे दिया होता कि आप पर्चियों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था कराइए, बाकी हम आगे देखेंगे,
तो ये एक बहुत बड़ा एक माइंड गेम होता, हमारा भरोसा जीतने का एक बहुत बड़ा जरिया होता, जिसमें आज लगता है सुप्रीम कोर्ट से हमें, मुझे लगता है कि इसको अगर आक्षेप न माना जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट से ये चूक हुई है। इतना आदेश तो दिया ही जाना चाहिए था कि पर्चियों को सुरक्षित रखिए, काउंटिंग होगी नहीं होगी ये बाद में देखा जाएगा। मेरे ख्याल से हाँ, इससे मनोवैज्ञानिक स्तर पर थोड़ा संतोष हो जाता। वैसे पर्ची तो सुरक्षित रखनी ही पड़ती है, क्योंकि जो 5% गिनती होती है वो रैंडम होती है, तो कोई भी मशीन जा सकती है। तो इसका मतलब है कि भाई जो 2 मशीनें हैं जो जिसमें एक तो बैलेट जाता है और एक वीवीपैट जहां पर्ची निकलती है, वो तो उनको रखना ही पड़ेगा, उसमें कोई न रखने का कोई सवाल नहीं है। ये जरूर है कि हाँ, चूंकि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, एक आस्था का और विश्वास का जो आपने कहा, और दरअसल ये प्रश्न भी एक और भी चीज है रामजोति, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ कि कल की बहस में एक बात आई थी कि टाइम बहुत लगेगा, बहुत टाइम टेकिंग है। वीवीपैट की काउंटिंग बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है, क्योंकि वीवीपैट कोई फोल्डेड पेपर नहीं है, कई परतों में लिपटा हुआ बैलेट पेपर नहीं है। वो एक इतनी बड़ी पर्ची है, उसके एक बॉक्स में रखा जाना है, उसे गिनती में हार्डली 1 घंटा लगना है, हार्डली, अगर बहुत ज्यादा जाए तो। और अगर आज की मौजूदा प्रक्रिया को भी अगर को हम लोग अपने सामने रखें, क्योंकि आप हम तीनों लोग इस चीज को जानते हैं काउंटिंग कैसे होती है, तो जिस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं उसमें बहुत आराम से कुछ घंटों के अंतराल पर, कुछ घंटों से ज्यादा का असर नहीं पड़ेगा और ये चीज इम्प्लीमेंट हो जाएगी। बाकी एक चीज, चुनाव आयोग की पर भरोसे का संकट इसलिए भी आ गया है, इसलिए भी चुनाव आयोग को ये वीवीपैट की काउंटिंग की बात स्वीकार करनी चाहिए, सरकार को स्वीकार करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग पे सवाल उठने के तमाम कारण है। कल जो मामला आया है ये मॉक पोलिंग वाला, ये पहले भी आ चुका है, ये पिछले चुनाव में भी आया था, विधानसभा चुनाव में भी आया था कि मॉक पोलिंग में फर्जी वोट निकल रहे थे, जो दबाया नहीं गया वो निकल रहा था। दूसरा, बिहार चुनाव के 2020 को मैं याद करना चाहूंगा कि काउंटिंग में कैसे अचानक डिले हुआ था। काउंटिंग में 4 बजे के आसपास अचानक, मेरे पास तो फोन आया था, मुझे मैं बाद में बताऊंगा कभी आपको कि किस तरह से चीजें हुई थी, और अचानक डिफरेंट लोकेशंस पे लाइट चली गई थी, बिजली। सोचिए, काउंटिंग सेंटर पे बिजली जाना ये बहुत ही अक्षम्य मामला है, और कितना ज्यादा पावर बैकअप होता है। लेकिन काउंटिंग डिले हुई उसके बाद, और नतीजे उसके बाद कम से कम मैं आज भी मानता हूं कि 19 से 22 सीटों के नतीजे इसकी वजह से प्रभावित हुए। तो जब चुनाव आयोग पर, निर्वाचन आयोग पर इस तरह के सवाल उठ रहे हों, ऐसे में बहुत छोटी सी मांग है ये वीवीपैट की गिनती, इसको तो स्वीकार किया ही जाना चाहिए। मैं ईवीएम पे सवाल नहीं उठाना चाहता हूँ, ईवीएम का सवाल एकदम डिफरेंट सवाल है, सिर्फ इतना कर दे तो भरोसा लौट आएगा। नहीं, आपका बिल्कुल कहना सही है। और दरअसल ये जो 2 दिन की सुनवाई रही, इसमें बहुत सारे सवाल जो है वो प्रशांत भूषण जी ने उठाए और भी वकीलों ने उठाए, और उसमें मेरे ख्याल से सुनवाई में ये सारी बातें वहां आई, जो केरल वाली बात भी आई, ये बात भी आई। वहां तथ्य कि पहले ऐसा हो चुका है कि टोटल वोट मान लीजिए कहीं पर पड़ते हैं 1,80,000 और काउंटिंग हुई 2 लाख की, तो ये 20,000 एक्स्ट्रा वोट कहाँ से आए, इस तरह के भी सवाल उठे। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक टेक्निकल सवाल नहीं है, और ये दरअसल सवाल इस बात का है जो हमारे संविधान में कि वोटर की को ये भरोसा होना चाहिए, वोटर को ये मालूम होना चाहिए कि मैं किसको वोट देना चाहता हूं, मैं संतुष्ट हो जाऊं देख के। अभी क्या है कि हमारा जो वोट है वो अंधे कुएं में जाता है। पहली बात तो कि हम जो वीवीपैट के सामने वो जो ग्लास लगा है, ये सवाल भी वहां उठाया गया कि उस ग्लास में पर्याप्त लाइट भी नहीं है, रोशनी भी नहीं है, और वो दिखता भी नहीं है। तो अगर वो वोटर देखना भी चाहे तो एक तो वो दिखता नहीं है, दूसरे बात वही है मेन की, तो इसलिए ये मतलब रास्ता ये अपनाया गया था, कहा यह जा रहा था, मुख्य मांग ये थी कि भाई हमने वोट डाला मशीन से, भले पेपर बैलेट नहीं है, और वो हमने अपने हाथ से देख लिया, संतुष्ट हो गया और हमने बक्से में डाल दिया।
तो फिर वो एज गुड एज पेपर बैलेट ही तरह से हो जाएगा। और जहां तक गिनती का सवाल है, गिनती में इसलिए देर नहीं लगनी कि भाई बैलेट पेपर में तो 10-20 वो गिने जाते थे, इसमें तो एक ही निशान निकलना है, वो बड़े आराम से अलग अलग वहां टोकरी या बॉक्स रखे जा सकते हैं, उनको डालते जाएंगे और गिन लेंगे। तो वो कोई बड़ा नहीं है, सवाल इच्छा शक्ति का है। और सरकार और चुनाव आयोग की तरफ से मान लीजिए ठीक है, हम मान ले कि कोई उसमें गड़बड़ी नहीं है, बेईमानी नहीं है, नियत भी नहीं खराब है, लेकिन जो मतदाता के जो एक सार्वभौम शक्ति है, एक तरह से उसकी अवहेलना है, उसको निग्लेक्ट करना। इतनी बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि भाई सिस्टम पे भरोसा रहे और उसको नजरअंदाज करना, तो इसको किस नजरिए से आप देखेंगे भवेश जी? कि ये टेक्निकल सवाल नहीं है, ये सवाल है कि जो सिस्टम की विश्वसनीयता का, निष्पक्षता का, पारदर्शी होने का, और इसमें जो हट चुनाव आयोग का है, और चुनाव आयोग मतलब सरकार, आपका वो काम नहीं कर रहा। हम लोगों ने देखा है कि चुनाव आयोग जो आप सेशन की बात कर रहे थे नागेंद्र जी, तो टीएन सेशन के बाद से अगर देखा जाए तो बहुत तेजी से चुनाव सुधारों पर काम हुआ। और एक नहीं, टीएन सेशन नहीं, उसके बाद आने वाले गिल हो या फिर लिंगदो हो, सब लोगों ने तेजी से काम किया ताकि जनता के अंदर एक आत्मविश्वास, एक भरोसा जागे। और देखिए आप उसके बाद अभी मैं बता रहा हूँ कि पिछले चुनाव तक भी ये चुनाव आयोग की ये कोशिश रही कि अधिक से अधिक लोगों का मतदान में हिस्सेदारी बढ़े, तो एक भरोसा कायम हो एक वोटर के बीच में और चुनाव आयोग के बीच में। लेकिन जैसे ही ये सवाल आया कि भाई ईवीएम पर भरोसा नहीं है, राजनीतिक दलों ने 19 चुनाव के बाद 2019 के बाद इस पर ज्यादा सवाल खड़े किए गए। और लेकिन तब आयोग की ये जिम्मेदारी बनती थी कि या तो इस पर ये संशय के जो बादल है, संशय जो है, इस संशय को खत्म किया जाए और इसके लिए कोई कमेटी बनाती है, कोई इस पर रिसर्च होता और फिर आयोग आके जनता की अदालत में वो एक स्पष्टता के साथ इस बात को रखता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब चुनाव आयोग के जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रहे थे, जब मुख्य चुनाव आयुक्त तो उनके साथ जो पूरी टीम घूम रही थी और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में चुनाव को लेकर, तो एक सवाल जरूर उनसे पूछा जाता था कि ईवीएम को लेकर ये सवाल है, तब उनका जो जवाब होता था वो साफ बताता है कि आयोग इसको शुरू से ही इस सवाल को लेकर इग्नोर कर रहा है, इस पर वो बिल्कुल तनिक भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा और वो मान बैठा है कि पब्लिक के अंदर जो कंसर्न है, जो पॉलिटिकल पार्टी जो सवाल उठा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका हमें सीधा और साफ और पुख्ता जवाब नहीं देना। एक बात तो ये हो गई चुनाव आयोग की ये मंशा। दूसरा, शक की गुंजाइश इसलिए भी बन रही थी कि चुनाव आयोग के जो नियुक्ति की प्रक्रिया में बीच में बदलाव लाया गया, तो एक शंका और चुनाव आयोग पर बढ़ गया लोगों का कि भाई सरकार इसको अपने कब्जे में कर रही है। एक दूसरा भरोसा ये कायम हुआ। और अब आज जिस तरह के तर्क दिए गए अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से, उसको मैं बताता हूं आपको कि क्या क्या तर्क दिया। एक तो तर्क पर्चियों का दिया गया, अगर वो पर्ची पतली है, थोड़े समय के लिए है, तो क्या इसमें वो सुधार करके वो आश्वासन दे सकता था चुनाव आयोग कि भाई इसमें कुछ किया जा सकता है, इसमें हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी इतनी जल्दी इस चुनाव में शायद संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन वो एक बहानेबाजी ढूंढ रहा है। एक और तर्क दिया गया, उसमें ये कहा गया कि आयोग को ये पता नहीं होता है कि जिस कंस्टिट्यूएंसी में जा रहा है वोटिंग मशीन, वहां पर कौन से बटन किस पार्टी को दिया जाएगा। निर्माता को नहीं पता होता, निर्माता को नहीं पता होता है। हाँ, निर्माता को नहीं पता होता कि वो कौन से नंबर पे किस पार्टी को मिलेगा, तो वो कैसे पहले से शेड्यूल हो सकता है। भाई इस सवाल का जवाब तो कोई आईटी का साधारण सा आदमी दे सकता है कि आप उसी नंबर को तय कर सकते हैं, या जिस नंबर को आप तय करेंगे कि एक नंबर पे अगर फला पार्टी है, ए पार्टी है, तो उसको ज्यादा वोट पड़ने चाहिए, तो वो उस तरह से मॉडल कर दिया जाएगा। तो ये भी एक मतलब भरोसे वाला जवाब नहीं था। दूसरा ये कहा गया कि जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी चर्चा हुई अदालत में साफ तौर पे, और कहा गया कि जब जिस चुनाव क्षेत्र में भेजा जाता है वोटिंग मशीन को वीवीपैट के साथ, तो उसमें 7 दिन पहले 4 MB के फ्लैश मेमोरी पर उसको सभी पार्टियों के जो भी जितने भी कैंडिडेट होते हैं 8, 9, 10, उनको दर्ज कराया जाता है। तो क्या इस पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई जनता के अंदर भरोसा पैदा करने वाले
कोई प्रक्रिया अपनाने की गुंजाइश है कि नहीं, ये सवाल आना चाहिए था, ये जवाब आना चाहिए था। मतलब अभी तक ये अदालत, चुनाव आयोग का रुख यही है कि जनता का ये सवाल ही बेमानी है, जबकि जनता हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा सर्वोपरि होना चाहिए था। और उसके आधार पर चुनाव आयोग किस तरह से उसको प्रस्तुत कर सकता है, इस सवाल के साथ आना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग दाएं बाएं कर रहा है। और चुनाव आयोग में देखिए कि सॉलिसिटर जनरल का ये बयान कि चुनाव के समय ही ऐसा क्यों आता है, क्या उनको नहीं पता था कि इस बारे में याचिका कब से लगी हुई है? और ये देरी सुप्रीम कोर्ट में जो उनका वर्क प्रेशर है, वर्कलोड है, उनके पास अम्पार लगा हुआ है और वकील जजों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, पैनल, बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से जो केसों के अम्पार लगे हुए हैं अदालत के पास सुप्रीम कोर्ट तक, और इसकी वजह से सभी मामलों की, सभी महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। और देश के सामने ये भी एक बड़ा उदाहरण है कि चुनाव इतना करीब है तब जाकर इतना बड़ा जो मसला जो जनता के हित से जुड़ा हुआ है उस पर सुनवाई शुरू हुई है। तो पूरा मामला अगर देखा जाए तो ये इस समय जनता को इग्नोर करने का मामला है। जी जी नहीं, और इस समय की ये एक पेक्यूलियर सिचुएशन है कि चूंकि बराबर ये आंदोलन चल रहे थे, बातें रखी जा रही थी, और आज देश में बड़ी संख्या में हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। तो हमारे एक दर्शक भी ऐसे कह रहे हैं कि भाई किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करके अपनी इच्छा अनुसार किया जा सकता है। तो ये दिक्कत ये है कि भाई कैसे ये संशय या लोगों के मन में कैसे विश्वास है, ये काम था एक्चुअली। और मैं समझता हूँ कि इसमें कहना कोई गुनाह नहीं है कि कोर्ट से भी कहीं न कहीं इसमें पहले सुनवाई न होना एक हम समझ सकते हैं कि ये क्योंकि इससे बड़ा कोई प्रश्न नहीं हो सकता डेमोक्रेसी में। अगर मतदान जो है वो उसकी शुचिता और उसकी शुचिता और उस पर विश्वास का संकट हो तो बाकी सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो ये हुआ। और आज देखिए कि जो सरकारी वकील है या चुनाव आयोग सॉलिसिटर जनरल है, उनकी हिमाकत कि उन्होंने ये कहा कि साहब इसके खिलाफ प्लांटेड स्टोरीज लिखवाई जा रही हैं। अब ये कहने का क्या मतलब है? और ये कहना है कि साहब ये बार बार इस तरह के जो है वो पिटीशन डाले जा रहे हैं चुनाव से पहले, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है, इसको लेकर मीडिया आपत्ति पे जताई चर्चा हो रही। तो क्या चाहते हैं कि भाई सरकार ये चाहती है कि हम लोग अपनी जुबान बंद रखें, लोग कोर्ट न जाएं? मकसद क्या है नागेंद्र जी? क्या सरकार की मंशा क्या है कि लोग अपनी जुबान बंद रखें और अदालत भी न जाएं? नहीं, कई बार ऐसा लगता है, देखिए आपकी अंतिम बात कोई आगे बढ़ाए हम, कई बार ऐसा लगता है कि सॉलिसिटर जनरल या सरकारी वकील, कोई और सरकारी वकील जो तर्क को अदालतों में रखते हैं या इस मामले में जो तर्क रखे जा रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है कि वो क्या कह रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तर्क दे रहे हैं जो उनके दिमाग में कहा जा रहा है कि आप ये तर्क देंगे। कुछ ऐसा लगता है मुझे, कई बार ऐसा लगता है कि इतने बहुत सारे तर्क, मतलब कि सोशल मीडिया का तर्क, मीडिया कवरेज का तर्क, तमाम। भाई सॉलिसिटर जनरल क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है भाई। वो इतने हल्के तर्क कैसे दे सकते हैं? मैं आपको बताऊं, जिस शुचिता की बात हम लोग कर रहे हैं, ये कहा जाता है ना कि जिस समय हम बटन दबाते हैं 7 सेकंड तक बत्ती ऑन रहती है, 7 सेकंड तक आप उसको देख सकते हैं। रामदत्त जी, मेरा निजी अनुभव में बताऊं, मैं आज तक नहीं देख पाया कि मैंने वोट किसको दिया, ईमानदारी की बात है। उसका कारण है, ऐसा नहीं है कि हम लोग, भाई हम और आप जब जाते हैं निश्चित तौर से हम पढ़े लिखे आदमी हैं, पत्रकार भी हैं, हमारी निगाह कहीं और रहती है, एकदम सही बात है ये। लेकिन चुनाव प्रक्रिया का जो सच है, वो सबसे बड़ा एक सच ये भी है, द मोमेंट आप लाइन में लग करके उस बूथ में एरिया में एंटर करते हैं, जब आपका पहली एंट्री होती है, फिर पर्ची निकलती है, फिर वो साइन होता है, फिर उंगली में मार्किंग होती है, और जब जब बैलेट यूनिट पे आप जाते हैं, तो उस समय तक आप इतना प्रेशर में आ चुके होते हैं कि और आपकी वो विजिबल नहीं होती चीजें। और अदरवाइज नहीं होती है, मतलब लाइट भी बाहर के भी लाइट है, किसी भी बूथ पे इतनी लाइट नहीं होती है।
और दूसरा ध्यान दीजिएगा, इस बार हम लोग ध्यान भी देंगे इस बात को, कितना हेजी होता है वो। और ये सब छोड़ दीजिए, जिस देश की 80% जनता कहाँ खड़ी है, वो वीवीपैट को उनके उस मशीन में कहाँ से झांक लेगी भाई। जिसको अपने बारे में नहीं पता, जिसको अपना नाम लिखना नहीं आता है, जिसको एबीसी नहीं पता है, वो वीवीपैट में कहाँ झांक लेगी। नहीं, फिर डर का भी माहौल होता है, इतने पुलिस फोर्स, इतने सिक्योरिटी फोर्स, आदमी थोड़ा डरा भी हुआ होता है। जब मैं नहीं देख पा रहा हूँ, जब मतलब मेरी साइकी बदल जाती है, मेरा कहने मतलब मेरी साइकी बदल जाती है, तो वहां तो डर का माहौल होता है, पीछे से आवाज आती है, जल्दी करो जल्दी करो। ये बिल्कुल लेकिन आज ये सवाल, एक सेकंड आपको मैं मदद करता हूँ। आज ये सवाल उठाया, मेरे ख्याल से प्रशांत भूषण ने ये बात उठाई कि भाई दिखता नहीं ये है, तो लेकिन अदालत ने उसका कहा कि भाई ये आप मत उठाइए, ये सब चुनाव आयोग के अधिकारियों को देखने दीजिए। तो अब उस पे हम क्या कहें भाई, अगर चुनाव आयोग पे ही इतना मतलब सब देख लिया, तो चुनाव आयोग ने ये बात और भी कही कि ये वीवीपैट आपके हाथ में जाने और बॉक्स में जाने में गोपनीयता का मामला है। गोपनीयता भंग, निजता भंग होने का मामला है। अब आप मतलब इससे बड़ी बेवकूफी बात उन्होंने कही कि मिसयूज भी हो सकता है। क्या मिसयूज हो सकता है? नहीं, ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है, मतलब मेरी समझ से परे है ये कि जब बैलेट पेपर डाले जाते थे तो वहां एक बॉक्स में, ये बॉक्स ऐसा नहीं हो सकता इसमें पर्ची डाली जाए कहाँ। और मैं दूसरी बात में कहूँ कि हमारे भरोसे से बड़ा नहीं है निजता का मामला। जब भरोसा ही टूट गया हो तो निजता लेके हम क्या करेंगे? तो निजता तो हमारी ही है ना भाई, हम देखेंगे ना, हम डालेंगे बॉक्स में। निजता मतलब इतने बोथरे तरकार दिए गए हैं जो अकल्पनीय है, तो ये बड़ी मुश्किल है ना जी भाई जी। मैं बहुत पहले की बात करूं, आज भी अगर किसी टेक्नो एक्सपर्ट से आप बात करेंगे तो वो कहेगा, और ये बात पहले आ चुकी है कि जिस दिन ईवीएम मशीन से, पहले ईवीएम मशीन आई थी, वीवीपैट बाद में आया, जिस दिन ईवीएम मशीन से एक बाहरी एलिमेंट, फॉरेन एलिमेंट अटैच किया गया, उसकी गोपनीयता का संकट उसी दिन पैदा हो गया। इसको टेक्निकली समझे जाने की जरूरत है कि एक ईवीएम मशीन जब तक थी तब तक वो इंडिपेंडेंट यूनिट थी, लेकिन जैसे उसमें एक और चीज अटैच होती है, उसकी सुरक्षितता खतरे में पड़ जाती है। वो जो हैकिंग से लेकर तमाम टेक्निकल टर्म है वो सारे अप्लाई हो जाते हैं। तो ऐसे में कोई मतलब नहीं है इस बात का, आप ईवीएम हटाइए मत हटाइए, ईवीएम को रहने दीजिए। ईवीएम से व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी का मामला है, वो अगर उन्हें हटाना है तो अपने घोषणा पत्र में लाए उसको, लेकिन वीवीपैट की गिनती के अलावा कोई और विकल्प नहीं है जब हमारा भरोसा वापस लौटेगा, जनता का भरोसा वापस लौटेगा। और ये पहली डिमांड। हाँ, एक पहलू और भी है कि देखिए, ये कोई नहीं कह रहा है कि ये चुनाव आयोग के जो 3 मेंबर हैं या जो हमारी मशीनरी है जो चुनाव करवाती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सब, आईएएस अफसर, पीसीएस अफसर सब जो होते हैं, ये कोई नहीं कह रहा है कि भाई उनके मन में या उनकी निष्ठा पे कोई संदेह है। प्रॉब्लम क्या है कि ये समझने की जरूरत है कि भाई ईवीएम बनाता तो कोई और है, और जो कंपनी बनाती है हमारी सरकारी, उसमें आप देखिए आया था कि 3 या 4 डायरेक्टर बीजेपी ने अपने अपॉइंट कर दिए हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स। एक तो अब आप बताइए, ये सब चीजें ऐसी हैं जो भले कुछ गड़बड़ ना हो लेकिन एक तो भरोसा तोड़ती हैं, एक बात। दूसरी बात, ये सारा जो स्टाफ है, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम एसडीएम ये तो करता नहीं है उसकी मशीनों की सेटिंग और सिंबल कौन किसमें होगा, तो ये सारे आउटसोर्स कर्मचारी होते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है, और दूसरा ये है कि हम सब लोग जानते हैं कि भाई ये प्रोग्रामिंग का सवाल है। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई हमारा जेनेटिक कोड, लोग बताने लगे हैं कि साहब आपके डीएनए में ये है कि ये होगा इससे। तो जो मशीन का प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोड बना रहा है, वो कोई सीक्रेट या कोई मैलिशियस अगर चीज उसमें डाल देता है जो चुनाव आयोग के निगरानी में या नियंत्रण में नहीं, वो उनके वश में भी नहीं है कि देखने की। तो इस तरह के तमाम जो, चूंकि इसमें आशंकाएं हैं, तो मुझे लगता है कि भवेश जी, आपको नहीं लगता कि इसको निर्मूल साबित करना और इन आशंकाओं का समाधान करना मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पहले बहुत जरूरी था कि लोगों के दिमाग। मैं एक लाइन ऐड कर दूं
कि जी 2022 के विधानसभा चुनाव में इसी लखनऊ शहर में चौक इलाके, पुराने लखनऊ इलाके में घूमते हुए कम से कम 8-10 वोटर से हम लोगों ने बात की थी कि तुमने देखा, तुम्हारा वोट कहाँ पड़ा। ज्यादातर का जवाब ये था कि भैया हमका ना बुझाई था, हमको कुछ नहीं बुझाता है, हमें कुछ समझ में नहीं आया। मतलब उन्हें एहसास भी नहीं है, उन्होंने वोट दिया वो सही है, उनको पता है कि हमने फला को वोट दिया है, लेकिन उसको जो एंडोर्स करने की बात है, तो हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ की 80% जनता इन चीजों को नहीं समझ सकती है, नहीं समझ सकते, और वो सवाल पूछना भी मतलब उसमें भी हिचक होती है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, सरकारी कर्मचारी या अधिकारी है, तो सारे लोग जो ट्रेंड या मतलब उनमें साहस भी नहीं होता कि भाई वो वहां बैठ के कोई सवाल पूछे, आजकल जो जिस तरह से पुलिस राज है। बहरहाल, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें इतने बाहरी एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं, प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, उसको फिक्स करने में, उसमें निशान का आवंटन करने में पॉलिटिकल पार्टी का। तो इसमें ये, और सबसे बड़ी चीज है कि जो चुनाव आयोग रेफरी है, पॉलिटिकल पार्टीज प्लेयर हैं, तो आप उनको कॉन्फिडेंस में भी नहीं ले रहे हैं, ना पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, ना आप आम जनता को कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। तो ये कैसे, संशय जो है ये अच्छे हित में नहीं है ना हमारे, मतलब कि चुनाव परिणाम हो जाए। रामनाथ जी, अब संशय बहुत वो नहीं रह गया। आप, हम लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी थी वृक्ष की गवाही। तो वृक्ष की गवाही में जो है किस पेड़ के नीचे लेन देन हुआ, ये सब उस पेड़ को दूरी जानते थे। ये ठीक उसी तरह का मामला है। चुनाव आयोग को इस बात की चिंता तो जरूर रहती है कि अगर चुनाव आयोग पर या चुनाव आयोग में ईवीएम पर को लेकर कोई चर्चा हो यूट्यूब पर या किसी सोशल मीडिया पर, तो उसके साथ एक वो लगा देते हैं टैग। अभी भी जब हम लोग का वीडियो चल रहा है तो नीचे में देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इन इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से एक नोटिफिकेशन उसके नीचे वीडियो के नीचे अटैच कर दिया जाता है। उसमें लिखा जाता है द स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सेफगार्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड एलोबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड प्रोड्यूसेस and security put in place by ECI ensures that the elections are transparent, free and fair। तो ये जो है वो लगाना नहीं भूलते हैं, लेकिन इसके बारे में जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों को नहीं सुनना है। तो अपने आप में ये वृक्ष की गवाही है। उन सवालों को हमें समय पे नहीं उसको एड्रेस करना है और हमें तरह तरह का बहाना ढूंढना है। और देखिए, जहां तक ये सवाल है वीवीपैट का, ठीक है, ये इस सरकार ने इसको चुनाव आयोग को भी एक तरह से प्रभाव में ले लिया है कि नहीं ले लिया है, ये भी एक चर्चा का विषय है। लेकिन कांग्रेस ने इस वक्त अपने घोषणा पत्र में ये अपने वादा किया है कि हम जब आएंगे तो अगली बार जब चुनाव होगा तो वीवीपैट से गिनती हम सुनिश्चित करेंगे। ईवीएम खत्म करने की बात उन्होंने इनकार कर दिया उन्होंने भी। तो एक सॉल्यूशन मिल गया है इंडिया में कि अगर वीवीपैट की गिनती करके और उसको हम काउंटिंग को उसके साथ एक ज्वाइन कर सकें तो शायद लोगों को संतोष हो। तो अब ये सवाल है और इस सवाल को जितने तरीके से, जितनी बातों से इग्नोर कर सकता है चुनाव आयोग, इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। और आखिरी वक्त आ गया है, चुनाव का एक पहला दौर हम कल उसको फेस करने जा रहे हैं और ऐसे में अभी तक आयोग स्पष्ट नहीं है कि क्या करेगा। तो ये है, और सोशल मीडिया पर चर्चा नहीं हो, ये सारी चिंताएं क्यों उनको सता रही है। सोशल मीडिया पर जितनी चर्चा होगी जागरूकता के लिए होती है। सोशल मीडिया पर क्या प्रतिबंध लगा रखा है कि देश में कोई जो सवाल होगा, कोई जो संशय होगा, किसी तरह के मन में शंका होगी, तो क्या हम सोशल मीडिया पर अपनी बात नहीं कहेंगे, लोग अपनी बात नहीं करेंगे और किसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये इस पर जो है एक आपत्ति जताना कि, और तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर कर दिया कि नहीं, वो लोगों का अधिकार है, वो लोग बातें करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, बात करेंगे। और ये आखिरी उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट से बची है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सरकार ने जितना भी भरमाने की कोशिश की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जितना भरमाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार पोल पट्टी खुल गई। तो देर आए दुरुस्त आए, सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद करनी चाहिए कि इस पूरे मामले में भी कोई ना कोई आखिरी वक्त में कोई ऐसा फैसला आएगा जो जनता को सुकून देगा, जनता को ये विश्वास देगा कि वो जिसको वोट कर रहे हैं वोट उन्हीं को जा रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है। जी नहीं, ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब अदालत में कहा, कोर्ट की तरफ से भी कहा जजेस ने कि भाई
बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हैं, सोशल मीडिया पे डिस्कनेक्ट मतलब हैं, और जिनका जवाब यहाँ पर मतलब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, दोनों में काफी डिस्कनेक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि आप तो सही कह रहे हैं कि कोर्ट को इस बात का पूरा अंदाज है कि लोगों के बीच में किस तरह के मतलब विमर्श चल रहे हैं, और पब्लिक डोमेन में चाहे सोशल मीडिया हो, अखबार हो, बार एसोसिएशन है। मैं देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एक वीडियो मैं देख रहा था, जिसमें वहां की लाइब्रेरी में बैठ के तमाम सीनियर वकील जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर वकील है, डेजिग्नेटेड सीनियर वकील हैं, वो सब इस पे चिंता प्रकट कर रहे थे ईवीएम को लेकर के। तो बिल्कुल मतलब हम समझते हैं कि कोर्ट को भी और हमारे जो माननीय जजेस हैं उनको भी इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन इसमें चूक गया है। क्योंकि हमें ध्यान है कि पहले नागेंद्र जी याद कीजिए कि आज से 8-10 साल पहले या 5-6 साल पहले इलेक्शन कमीशन बीच में चुनाव से पहले काफी जबरदस्त पब्लिक आउटरीच होती थी, लोगों के बीच जाते थे या अपनी तरफ से लोगों को आश्वस्त करने के लिए मेरे ख्याल से अगर किया होता उन्होंने, पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दलों को इन्वॉल्व किया होता, और जो लोग चैलेंज कर रहे थे, वकील या सामाजिक कार्यकर्ता या चुनाव एडीआर के लोग, अगर उनको कॉन्फिडेंस में लेके और ये सारी चीजों पे किया होता, तो मैं समझता हूँ कि आज इतने जो है ये विश्वास और आस्था का संकट नहीं होता। नागेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि स्टेप्स जो है वो चुनाव आयोग की तरफ रही, और जो सत्तारूढ़ पार्टी बेमतलब बीच में कूद जाते हैं उसके बचाव में? भाई आपका काम नहीं है पॉलिटिकल पार्टी, ये तो चुनाव आयोग का काम है, आप बीच में क्यों पड़ते हैं? नहीं, दरअसल आज देखिए अविश्वास या भ्रम बढ़ा। आज आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में कल से आज तक जितने भी तर्क दिए गए हैं, उसने इस बात को और एक्सपोज किया है कि सरकार क्या चाहती है, और चुनाव आयोग की ओर से जो तर्क दिए जा रहे हैं वो कितने भोतरे हैं। इन्होंने अपने आप को खुद एक्सपोज कर लिया है। जिस चुनाव आयोग की सक्रियता तो ये होती थी ना कि अभी बहुत दूर नहीं, 2010 में मैंने देखा, 2012 में देखा, 2019 में देखा, 2009 में देखा, डिफरेंट चुनाव में देखा हम लोगों ने हाल के दिनों में कि निर्वाचन आयोग किस तरह से मीडिया को अपने साथ जोड़ता था, किस तरह स्कूलों को जोड़ता था, किस तरह इंटेलेक्चुअल्स को जोड़ता था, किस तरह से वर्कशॉप होती थी। और यहाँ तो चुनाव आयोग पिछले एक साल से, पिछले कई साल से पॉलिटिकल पार्टीज को टाइम ही नहीं दे रहा है। वो टाइम पर टाइम मांग रहे हैं, डेलीगेशन लेके जा रहे हैं, उनसे मिलना ही नहीं चाह रहा है। तो चुनाव आयोग ने तो बिल्कुल अपना एक दायरा खींच लिया है कि हमें इससे आगे नहीं बढ़ना है, हमें आपकी बात नहीं सुननी है। हम लोग अपने अखबारों के जरिए कैंपेन चलाते थे, और डिफरेंट स्कूलों में निर्वाचन आयोग के लोग, डीएम और उनकी टीम के लोग आते थे और वो एड्रेस करते थे, समझाते थे। कहीं देखी आपने ऐसी वर्कशॉप? कोई देखी ऐसी मीटिंग आपने जहाँ पे लखनऊ के समाज को बुलाया गया हो या किसी शहर में बुलाया गया हो? नहीं हो रहा है। वो पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। वो पूरा सिस्टम, मतलब ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन सच यही है ना कि वो पूरा सिस्टम एक राजनीतिक दल के हाथ में जा चुका है। और सारी भले गया हो या ना गया हो, लेकिन परसेप्शन तो ऐसा बन गया है। सारी संस्थाएं वहां समाहित हो गई हैं, ऐसा लगता है ना। इसी भरोसे की वापसी की बात हम लोग कर रहे हैं ना, इसी भरोसे की वापसी बात कर रहे हैं। उसकी वजह भी है। देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा था पिछले, कि हालांकि ये कहा था कि जब तक कानून नहीं है, तो कि भाई जो चुनाव आयोग के जो चुनाव इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है, उसकी जो कमेटी होती है, उसमें प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष के अलावा सुप्रीम कोर्ट के भी एक चीफ जस्टिस या उनके रिप्रेजेंटेटिव को रखा जाए। ये अपना में बड़ा मामला था। हाँ, लेकिन फौरन जो है, अभी तक कानून नहीं बनाने की नहीं सूझी थी, लेकिन इस जजमेंट के तुरंत बाद जो है सरकार ने जो है वो कानून बना दिया, और उसमें चीफ जस्टिस के रिप्रेजेंटेटिव की जगह ये कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर का एक रिप्रेजेंटेटिव वहां और हो जाएगा, मिनिस्टर। तो अब सवाल यह है कि वे प्रधानमंत्री हैं, एक मंत्री हैं, और तो वहां नेता विपक्ष क्या करेगा? बहुमत से निर्णय होना है। ऐसे ले लीजिए ना, इसको 3 में से 2 सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। तो एक तो न्यूट्रल कोई मतलब उसमें होना चाहिए बैलेंस के लिए। देखिए, एक और बड़ा मजेदार सवाल उठा आज बहस के दौरान, आया था ये, कि क्योंकि देखिए
कोर्ट में भी जो जज होते हैं जरूरी नहीं है कि वो हर विभाग के या हर चीज के नियम उपनियम छोटी छोटी चीजों को जाने, तो वो भी एक बहस जब होती है तो दोनों पक्षों से वो भी सवाल के जरिए जानकारी हासिल करते हैं और फिर फैसला देते हैं। एक बड़ा मासूम सा सवाल कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि भाई अगर कोई ऑफिसर ड्यूटी में गड़बड़ करता है मान लीजिए, तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है। तो पहले तो ये कहा कि साहब उसके लिए तो कोई सजा का प्राविधान ही नहीं है। फिर लेकिन काफी माथापच्ची के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया कि साहब 500 रुपए का फाइन है। अब आप बताइए कि इलेक्शन प्रोसेस इतना इम्पोर्टेंट, इलेक्शन कंडक्ट करना इतना इम्पोर्टेंट काम है, तो 500 रुपए के फाइन देने से कौन डरेगा उसमें छेड़छाड़ करने से या गड़बड़ी करने से। भवेश जी। जी मैं एक क्या आप पूछ रहे थे, मैं सवाल समझ रहे नहीं सवाल मैं एक इंफॉर्मेशन देख रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो 14 पेज का एफिडेविट दिया चुनाव आयोग ने, उसमें जो मतलब मशीनों की संख्या बताई गई कि 2019 में जितने वीवीपैट थे 24 में उससे कम है। अब सवाल उठ रहे हैं कि वीवीपैट एक विश्वास का एक संकट जो खड़ा था वो ठीक कर रहा है, वो सुनिश्चित कर रहा है लोगों को कि कम से कम देख पाते थे। भाई वीवीपैट का ऐड इसीलिए किया गया था कि लोगों का भरोसा जागे। और जब वीवीपैट से अब तो एक अनदर स्टेप है चुनाव सुधार का, एक अगला स्टेप ये है कि उसकी गिनती होती है। ठीक है, आप गिनती से इनकार कर रहे हो, लेकिन ये क्या बात हो गई कि आप अदालत में सुप्रीम कोर्ट में जाके बता रहे हो कि 2019 में जितने वीवीपैट मशीनें हमारे पास थी उससे कम हो गई हैं। अब 24 लाख की मैं बता रहा था, अभी हिंदू की रिपोर्ट खरीदी गई थी 5000 करोड़ से बाद में खरीदी गई थी 23.3, यानी कि 23,30,000 बैलेट पेपर थे, 23,30,000 जो अब 21,60,000 रह गए हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि किस तरह का रुख है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग एकदम माने बैठा है कि उसने जो सिस्टम को जांच परख लिया है। उनका कहना है कि हमने इतने 4 लाख पर्चियां अब तक जो है मैच करा के देखी है। चूंकि एक प्रक्रिया ये है कि वोटिंग से पहले हम पर्चियों का मिलान करते हैं, तो आपने 5-7 सैंपल कर लिया, 5-7 सैंपल ठीक निकले, लेकिन बाद में गड़बड़ी हो रही है, बाद में गड़बड़ी हो सकती है। क्योंकि जब लोग बार बार, और पढ़े लिखे लोग, ऐसा नहीं है, टेक्निकल लोग, हमारे भी दर्शक जुड़े हुए हैं, उसमें कई दर्शक ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि नहीं ये तो संभव है। चूंकि ठीक है उनकी जानकारी है कि नहीं है, लेकिन उनके अंदर अगर ये अविश्वास है तो उस अविश्वास का जवाब मिलना चाहिए। उस अविश्वास का जवाब ये मिलता है कि हम साहब वीवीपैट मशीनें हमारे पास पहले से भी कम हो गई है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का रुख क्या है इस पूरे इशू पर। इलेक्शन कमीशन एडमेंट है कि हमें इस प्रक्रिया को जारी रखना है, सवाल चाहे जितने उठाए जाए, हम अपनी जगह सही है। बिहार में कहावत है कि सब तो ठीक है लेकिन खूंटा करेगा यही। एक और कहावत है, हाँ एक और कहावत है कि पंचों की राय सिर माथे, पनाला यहीं गिरेगा, कि हम जैसे तो वैसे ही करेंगे। नहीं, मैंने ये कहा था कि इस कोर्ट ने ये जानना चाहता है इलेक्शन कमीशन से कि अगर कोई कर्मचारी अफसर चुनाव से जुड़ा हुआ कोई गड़बड़ी करता हुआ पाया जाएगा तो क्या उसके लिए कोई सजा का प्राविधान है। तो पहले तो चुनाव आयोग बता नहीं पाए कि क्या सजा हो सकती है, लेकिन बाद में उन्होंने ये बताया ढूंढ ढांड के कि भाई 500 रुपए का फाइन हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई चुनाव का इतना पवित्र काम है, उसमें अगर कोई गड़बड़ झाला करता है तो 500 रुपए फाइन का क्या मतलब है। आप भाई कब का ये कानून होगा, इसको बदलना चाहिए ना थोड़ा। सर्विस रूल में जिस तरह का पेनल वो है, प्रोविजंस है, वो सरकारी अधिकारी ही हैं। आयोग चुनाव हो चाहे कुछ भी हो, वो सरकारी अधिकारी हैं। सरकार के खजाने से पैसा जाता है, जनता के जो टैक्स से पैसा जमा होता है उसका पैसा वो खाते हैं, उसके पैसे वो पैसे दिए। तो नौकर है, वो सरकारी नौकर है ना। तो आयोग का नौकर होने के नाते उन पर ठीक है वो 500 का अतिरिक्त लगाते होंगे, लेकिन उन पर वही कार्रवाई होगी जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ में अपनी ड्यूटी को नहीं निभाने पर होता है, जिसमें नौकरी जाने तक का भी, नौकरी से निकाल बाहर करने का, और उसके ऊपर उसके अलावा भी अगर कोई ऐसी भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है तो उसके अलावा पेनल्टी की बात होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कम कोई सजा उनको मिलनी चाहिए या होगी, लेकिन ठीक है अब एफिडेविट देना है। और मैं वो बता रहा हूँ कि जो जवाब वहां पर आया, जो जवाब सवाल हुआ, मैं वो बता रहा था
और मैं अगली चर्चा से या अगले किसी बिंदु पे बात करने से पहले अपने सभी दर्शकों से, श्रोताओं से एक अपना अनुरोध दोहराना चाहूंगा कि भाई आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए दर्शक हैं, श्रोता हैं, तो कृपया आप हमारे चैनल जहां भी आप देख रहे हैं उसमें आप प्लीज लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे के कार्यक्रमों की सूचना मिलती रहे। मैं एक आपसे क्योंकि ये हम लोग सिर्फ खाली पीली चर्चा नहीं करते हैं, हम लोग कुछ कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं। हम लोग जो बातचीत करते हैं उसमें कुछ जानकारियां भी होती हैं और उसमें एक उद्देश्य जरूर होता है कि जनता के अधिकारों का रक्षक उसकी रक्षा हो और जनता के अधिकार को सर्वोपरि रखा जाए। शासन प्रशासन में जनता के अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो, इस उद्देश्य से हम लोग ये चर्चा करते हैं जी। और हम ये भी नहीं करते कि भाई चैनल को टीआरपी बढ़ाने के लिए हम आए बाएं साएं या सेंसेशनलिज्म करें। हम लोग कायदे से एक जो मीडिया का काम है, लोक शिक्षण, पब्लिक अवेयरनेस, तो उस लिहाज से हमारे सभी जो पैनलिस्ट भी आते हैं वो नागेंद्र जी जैसे सीनियर लोग और जो अनुभवी लोग आते हैं, तो इसलिए हमारा जो है वो हम अपनी भूमिका को समझते हैं, तो इसलिए बाकी चैनल से हमारा तौर तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है। हम उस तरह का सेंसेशनल या किसी का एजेंडा, हम इस पार्टी का या उस पार्टी का या किसी का हम एजेंडे पे भी हम काम नहीं करते। भवेश जी, आप जरा एक निगाह जो दर्शकों की तरफ से कमेंट्स आए हैं, अगर उन पे डाल के कुछ कहना चाहें तो। दर्शकों में देखिए नमस्ते करने वाले लोग ज्यादा हैं और नमस्ते नमस्ते हैं बस। लेकिन हाँ, समीउल्लाह खान ने कल भी कुछ सवाल उठाए थे अपनी ओर से। वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करके अपनी इच्छा अनुसार किया जा सकता है। अब पता नहीं उनकी क्या जानकारी है, वो किस तरह के टेक्निकल आदमी है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि किसी भारत के नागरिक का ये अविश्वास मायने रखता है चुनाव आयोग के लिए, लेकिन चुनाव आयोग इसको समझे तब। और उन्होंने ये भी कहा है, हो सकता है कि टेक्निकल बैकग्राउंड हो, उन्होंने कहा है कि एक बार बटन दबाने पर 1 से 3 वोट एक ही सिंबल के निकलकर डब्बे में गिराए जा सकते हैं। तो इस तरह की अगर जनता के बीच में इस तरह की भावना है, इस तरह की इंफॉर्मेशन है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के सवालों पर गंभीरता दिखाते हुए चुनाव आयोग को आखिरकार देखिए, उसको अगर ऐसी बात का इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट उनको आदेश करेगा तभी वो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज ये मैं तो मानता हूं कि उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं की है। वो भी संवैधानिक संस्था है और वो भी जनता के भरोसे पर चलते हैं और जनता का भरोसा उनके ऊपर फिलहाल डगमगाया हुआ है। तो उसको अगर वो वापस पाना चाहते हैं तो मुझे लगता है उनको पूरी सिंसियरिटी के साथ इस सवाल को टैकल करना चाहिए, इसको चैलेंज के तौर पे लेना चाहिए ताकि जनता के बीच में भरोसा कायम हो। और देखिए, सुरेंद्र कुमार एक बात कह रहे हैं कि ईवीएम विद 100% वीवीपैट लगाकर इलेक्शन जो है वो करवाना चाहिए, वही बेस्ट सोल्यूशन है। मुझे लगता है कि एक आम राय ये बन रही है कि ठीक है आप ईवीएम से कराइए, लेकिन जो पर्ची निकलती है उसकी भी 100% काउंटिंग करवा दीजिए। तो ये मुझे लगता है कि एक आम राय निकल, हालांकि देवेंद्र सिंह पवार ने भी लिखा है मतदान बैलेट पेपर से होगा तभी लोकतंत्र बचेगा, अन्यथा नहीं। जो भी बैलेट पेपर का विरोध करेगा वो संविधान और लोकतंत्र विरोधी माना जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान का जन्म बैलेट पेपर से हुआ है। फिर देवेंद्र सिंह यादव ने भी लिखा है। अपने दर्शकों को भवेश, अपने दर्शकों को ये भी याद दिला देना चाहिए, बहुत से लोगों को नहीं जानकारी होगी कि ये ईवीएम का मामला सबसे पहले उठाया किसने था। जीवीएल नरसिंह राव ने इसकी किताब लिख दी थी पूरी, जो भाजपा के स्टालवर्ट हैं, और आडवाणी जी ने उस किताब की भूमिका लिखी थी। ये सवाल भाजपा से ही आया था और आज भाजपा ही ने ये सवाल उठाया था जी। हाँ, जीवीएल नरसिंह राव ने इसके लिए पूरी किताब लिखी थी और आडवाणी जी ने उसकी भूमिका लिखी थी। भाजपा ने इसको एजेंडा बनाया था और आज वही भाजपा चुनाव आयोग का चेहरा अपने आगे करके इससे भाग रही है। दूसरा, आज जो कल से आज तक जो तर्क दिए गए हैं, मेरे पास, मतलब मुझे ज्यादा नहीं कहना है, बहुत बातें हो चुकी हैं कि एक कहावत है ना, गाड़ी के आगे काट गिराना। गाड़ी के आगे चलती गाड़ी के आगे काट लगा दो, अब क्या कर लोगे भाई। तो वो जो गीली पर्ची, चिपचिपी पर्ची, ये न हो पाना, और ये जो अभी जो भवेश ने बताया कि एफिडेविट में ये बताना कि वीवीपैट ईवीएम मशीन की कंपैरिजन में कम है, तो यानी कि अब तुम क्या कर लोगे भाई, पैसा दे भी दो, हम क्या कर लेंगे।
तो ये बता रहा है कि चुनाव आयोग किस तरह डिफंक्ट हो चुका है, और ये सबसे गंभीर, हम लोग एक बहुत गंभीर दौर में प्रवेश कर चुके हैं। ये बहुत चिंता की बात है। एक और आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है, उसमें लिखा है, मैं हिंदू की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा है कि नंबर ऑफ कंट्रोल यूनिट्स भी 16,35,000 थे 2019 में, 24 में और घट गया है 16,08,8 बच गया है बस। तो ये समझ नहीं तो ये खबरें भी आई थी बीच में, आपने देखा होगा कि इतने लाख मशीनें चोरी हो गई या वो मेंटेनेंस में गई हैं, ये भी है ना। और कुछ मशीनें गायब हो गई, तमाम मशीनें गायब हो गई या कहीं और पाई गई, अपने ठिकाने के बजाय अनऑथराइज्ड लोगों के पास पाई गई। और देखिए डॉक्टर देवेंद्र सिंह पवार साहब ने जो इशू उठाया है, ये मसला आया था पेपर बैलेट का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये बात जजेस ने कही कि भाई हमने भी यही उम्र गुजारी है और हमने देखा है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो उस समय क्या गड़बड़ियां होती थी, किस तरह से बैलेट पेपर लूटे जाते थे, तो वो भी दौर देखा है लोगों ने। चलिए बहरहाल चर्चा की समाप्ति की जाए। जी नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कुछ और कहना हो तो कह के आप प्लीज चर्चा को समाप्त। नहीं, मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक कंक्रीट जो आज का विषय था, आज की जो इश्यूज थे, उस पर हम लोगों ने उसके जो तमाम पहलू हो सकते थे हमने आज चर्चा की। बाकी चर्चाएं तो कभी खत्म नहीं होती, और हम लोग इस चर्चा को, अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रखा है, क्या मंशा है सुप्रीम कोर्ट की, क्या इस चुनाव में 2024 के चुनाव में हम वीवीपैट की पर्ची की गिनती देख पाएंगे, क्या है, अभी तो कुछ ये डब्बा बंद है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब सामने आएगा, और वो क्या चुनाव के दरमियान आएगा या चुनाव के बाद आएगा, ये अभी तय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैसले को सुरक्षित रखते लंबे समय तक उस पर विचार करने का भी एक नजीर पेश कर चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड में ऐसा हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला सुरक्षित नवंबर में रखा गया था, और फैसला आते आते जब लगा तो खैर ठीक है, चुनाव के नजदीक वो फैसला आया है, और इस सरकार का सिरदर्द बना हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड। और इस सरकार की पोल भी खुल रही है। जो सरकार सबसे खुद को बहुत बड़ा ईमानदार बताती थी, उसकी सच्चाई, उसकी कलई खुल गई है। जनता की अदालत में अब सब कुछ है, और जनता की अदालत में तमाम संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज भी है। जनता मालिक है। भारत में जब तक लोकतंत्र है तब तक जनता मालिक है, और जनता ही मालिक रहेगी। और इसी आखिरी नोट के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों का खास तौर पे जो चर्चा में भाग ले रहे हैं, जो चर्चा में अपनी राय रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो के आप और प्रचारित करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ऐसी चर्चाएं लोगों में हो, लोगों में जागरूकता बढ़े। ये जागरूकता बढ़ना ही अपने आप को, लोकतंत्र को मजबूत करने का सबसे बड़ा एक तरीका है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर हम लोग मिलेंगे किसी चर्चा में, इसी तरह की चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं। धन्यवाद।